जय हिंद। मैं शैली मित्तल। यह है वीडियो इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। इसका सेंटर कोड है 2281। जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट कोड है ACC अल्टरनेट चाइल्ड केयर। और जो यूनिट है आज हम करेंगे 5th, विच इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन द डेवलपमेंट। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बचपन से लेके काफ़ी लंबे समय तक खेलते हैं और इसी बेस्ड कॉन्सेप्ट, खेल के कॉन्सेप्ट पे एक ओलंपिक गेम्स, एशियाटिक गेम्स ये सब बनी हैं। ये जो गेम्स बनी हैं ये ऐसा नहीं है कि एक बच्चा अगर आज कोई गेम खेलना शुरू करता है तो वो इतने बड़े कंपटीशन में चला जाता है। उसके लिए इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबी यात्रा उसको तय करनी पड़ती है। जो ये लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है इसका मतलब ये है कि वो बच्चा शुरू से ही खेल में इन्वॉल्व होता है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करता है। सो आज का जो विषय है आज के विषय में हम यही पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण बच्चा खेलता है, क्यों खेलता है, उसका क्या डेवलपमेंट पे असर होता है, उस चीज़ का क्या इन्फ्लुएंस होता है उसकी फ्यूचर लाइफ में। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे क्योंकि प्ले जो है इट इज़ नॉट जस्ट खेल ही नहीं है, खेल एक थेरेपी है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसकी डेफिनेशंस अलग अलग देने की कोशिश की है। हर बंदे के लिए खेल का मतलब अलग है। आपके लिए भी शायद खेल का मतलब किसी के लिए सिर्फ इंजॉयमेंट होगा, किसी के लिए कुछ लर्निंग होगा, किसी के लिए कुछ अम्यूजमेंट होगा, किसी के लिए बस सिर्फ है कि हम कर रहे हैं, दैट्स इट, दैट इज़ अ खेल। सो आज हम इस खेल को एक परिभाषा में बांधने की कोशिश करते हैं। खेल can be defined as, play can be defined as the activity engaged in for its own sake, without any direct purposeful goal in the mind। यानी कि खेल एक ऐसी एक्टिविटी है बच्चों के लिए जिसमें बच्चा अपनी खुशी के लिए जाता है और किसी गोल को अचीव करने के लिए खेल को नहीं खेला जाता, सिर्फ और सिर्फ खेल को खेला जाता है। It is a voluntary activity pursued solely for the pleasure। सिर्फ अपनी खुशी के लिए खेला जाता है। It gives means I am repeating the definition। Play is defined as an activity, एक ऐसी एक्टिविटी है in for own sake without any direct purposeful goal in the mind, full stop। It is a voluntary activity pursued solely for pleasure it gives। Means ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे के अपने प्लेजर के लिए होती है या बड़ों के अपने प्लेजर के लिए होती है। इस एक्टिविटी को या इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल रब करेंगे। प्ले एक फन है, एक इंजॉयमेंट है, एक प्लेजर है। लेजर आपको लग्जरी की फीलिंग देती है, बच्चे को लग्जरी की फीलिंग देती है। सपोज एक बच्चा जो है कॉइन्स गिनना शुरू करता है, ठीक है, तो वो शायद उसका काम हो, जब उसको क्लास में सिखाया जाए कि कॉइन्स कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये 5 का कॉइन है, 10 का कॉइन है, जब 5 और 10 के कॉइन को जोड़ोगे तो 15 रुपये बन जाएंगे। लेकिन जब बच्चा फ्रूट बेचता है या सब्जियां बेचता है खेल में, तो उसके लिए वो खेल है और वो उसको इंजॉय कर रहा होता है। और जब भी कभी बच्चा, आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि जब बच्चा खेलने लगता है तो वो ऐसा नहीं होता कि उसको इनवाइट करना पड़ता है। 5 बच्चे खेल रहे हैं तो वो अपने आप आके उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, या 6 बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। या कई बार तो ये भी होता है कि कोई बर्तन पड़े हैं या कोई चीज़ पड़ी है जिसको देख के वो अट्रैक्ट होता है और वो अपने आप उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। सो जब वो इन्वॉल्व होता है वो किसी को दिखाने के लिए इन्वॉल्व नहीं होता, उसको ये नहीं होता कि उसको कोई रिवार्ड मिलेगा या उसको कोई प्रेज करे। वो उस प्रोसेस से इंजॉयमेंट करना चाह रहा है, अपनी लर्निंग करना चाह रहा है। और फाइनली जो प्ले होता है उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप हो जाती है। बच्चे को कोई इन्वाइट नहीं करता, सब बच्चे मिलके खेल रहे होते हैं। आपने घरों में भी देखा होगा 3-4 बच्चे हैं तो वो आपस में खेल रहे होते हैं, कभी झगड़ा भी करते हैं लेकिन वो खेल के बाद झगड़ा करते हैं। सो दिस इज द प्ले। कि प्ले क्या है, क्यों बच्चे प्ले खेलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो खेलना है वो इसलिए किया जाता है बड़ों के द्वारा या बच्चों के द्वारा, ये बिलीव है, ये माना जाता है
कि खेल इसलिए किया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को भूलना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 1, वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं। कुछ सोचते हैं कि ये सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये प्ले जो है वो किए जाते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ ज़्यादा एनर्जी वाले लोग खेलते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी को यूज़ करना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं। और कुछ लोग ये मानते हैं कि जो खेलना है उसे बच्चा जो है बड़ों का रोल जो सीखता है, इसलिए लोग खेलते हैं। बट आई फील कि जो बच्चा खेलता है वो इसलिए खेलता है क्योंकि ये सारे फैक्टर्स नो डाउट काउंट करते हैं, बिकॉज वो लर्न करता है, वो प्ले करता है, वो इंजॉय करता है, जो हमने ऊपर पढ़ा। और मोर ओवर आप कभी भी देखना कि अगर आप बच्चे को, किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े को ये कह दोगे कि ये वाला काम कर ले, अपना खेलना छोड़, तो वो बच्चा इरिटेट हो जाता है। क्योंकि चाहे वो बहुत सिंपल सी गेम खेल रहा होता है, वो उसमें बहुत एनग्रॉस होता है, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होता है और वो किसी की पार्टिसिपेशन उस खेल में नहीं चाहता। सो इसलिए जो बच्चे हैं अगर वो ज़रा सा भी खेल रहे हैं, इट मीन्स दे आर प्लेइंग वेरी विलफुली एंड दे आर मास्टरिंग देयर स्किल्स। सो दिस इज about the play. What is play and what are the thinkings about the play from the various researchers. So next is role of play in development. हमने इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे कि कोग्निटिव डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करती है, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी में क्या रोल प्ले करती है, प्लेज प्रमोट फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। उसके अलावा हम ये भी करेंगे कि जो through the play child learns to be social and play helps in the emotional development। इन सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहला है प्ले जो है, बच्चे जो हैं, प्ले प्रमोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपको पता है कि बच्चे जो हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में भी करा है, शुरू से ही उनको क्यूरियोसिटी होती है। जैसे मैं आपको बताया कि एक वो पाउडर का डिब्बा लेते हैं मम्मी का और उसको आधा पाउडर बाहर होता है, आधा अंदर होता है, लेकिन उनका पर्पस कभी भी ये नहीं होता कि उनको मम्मी का पाउडर यूज़ करना है। उनका पर्पस ये होता है कि ये डिब्बा कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है, एंड बाय द टाइम वो पाउडर का डिब्बा पाउडर जो है वो बॉटल में से गिर जाता है। सो चिल्ड्रन आर क्यूरियस बाय नेचर, और जब वो इस क्यूरियसनेस को शांत करना चाहते हैं तो वो बहुत सारी ऐसी स्किल्स और एबिलिटीज़ को कन्फ्रंट करते हैं जो कि उनके लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करती है। वो क्या करते हैं, दे डिस्कवर द थिंग्स, चिल्ड्रन डिस्कवर द थिंग्स विच हेल्प इन द लर्निंग। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया। एक और एग्जांपल इसमें हम करेंगे कि एक लड़की है, उसने घड़े से वो खेल रही थी, घड़े से खेलते खेलते उससे घड़ा टूट गया। वो घड़े को बेसिकली क्या कर रही थी, एक सीढ़ी के ऊपर रख के बैलेंस कर रही थी। बैलेंस खराब हो गया, घड़ा टूट गया और घड़ा जो था बहुत सारे पीसेस में ब्रेकअप हो गया। जब वो ब्रेक हो गया तो उसके बाद उसने दोबारा से उस पीस को रखा, वो बड़ा सा पीस था, फिर नीचे गिरा और जो वो पीस था फिर बहुत सारे पीसेस में टूट गया। फिर एक जो छोटा पीस था उसने उठा के स्टेप के ऊपर रखा, बैलेंस किया उसको, वो पीस फिर गिर गया लेकिन वो पीस टूटा नहीं। अब देखिए इस सारे प्रोसेस में हुआ क्या, उसने डिस्कवर किया, उसने एक्सप्लोर किया कि जब एक बड़ा पीस गिरा नीचे तो वो छोटे पीसेस में टूट गया, लेकिन जो छोटा पीस टूटा तो वो बड़े पीस वो और ज़्यादा नहीं टूटा। वो इस चीज़ को समझेगी और हो सकता है कि जब वो किसी बड़े के पास जाए तो इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछे, ठीक है। तो वो उसने डिस्कवर किया कि ऐसा होता है, ठीक है। जब वो डिस्कवर करती है तो वो समझने की भी कोशिश करेगी इन द लेटर ईयर्स ऑफ द लाइफ। हमने एक टर्म करी थी बायोलॉजिकल रेडीनेस और मेच्योरिटी। मीन्स अगर एक बच्चे में बायोलॉजिकली उस कॉन्सेप्ट को समझने की क्षमता है, उसका माइंड इतना मेच्योर हो चुका है कि वो उस कॉन्सेप्ट को समझ सकती है या समझ सकता है, तो वो उस कॉन्सेप्ट को भी समझेगी। ये है। सेकेंड इज कि प्लेज हेल्प इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट
इसमें है कि बच्चे जो हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही गेम चूज करेंगे। आप देखना कभी भी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बहुत मुश्किल गेम को चूज करेगा। वो बहुत सिंपल ऐसी गेम को भी नहीं चूज करेगा जो बहुत सिंपल हो। वो लिटिल टफ गेम को जिसमें उसको एक्सप्लोर करने को मिले उस गेम को चूज करेगा। और इससे क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा लर्न करना भी सीखेगा। थर्ड है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कैसे बढ़ेगी, लर्न बाय डूइंग। ये हमने अपने बहुत सारे पिछले चैप्टर यूनिट्स हैं उसमें भी किया कि जो बच्चे हैं वो सीखते हैं अपने काम करने से। जितना बच्चा एक्सपीरियंस करेगा किसी भी, जैसे राधा का हमने एग्जाम्पल किया, एक बच्ची का एग्जाम्पल किया कि उसने मटका उससे बैलेंस नहीं हुआ तो वो गिरा। तो इस तरह से जो बच्चे हैं वो करने से ही सीखते हैं। ठीक है, अब इसमें है रोल ऑफ केयर गिवर्स। जो उसके ऊपर बंदे हैं उनका क्या रोल है, जो उसको केयर कर रहे हैं उसका क्या रोल होगा। जो केयर गिवर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 टू अंडरस्टैंड द डिस्कवरीज। जैसे मैंने अभी बोला कि जो छोटा पीस था वो और ज़्यादा नहीं टूटा मटके का, लेकिन अगर केयर गिवर वहाँ पे खड़ा होता तो वो बताता बच्चे को कि ये छोटा पीस और छोटा क्यों नहीं हुआ, या जब इस पीस को और फोर्स से हम मारेंगे या और हाइट से हम मारेंगे तब ये छोटा होगा, इसको इक्वल फोर्स से तोड़ा नहीं जा सकता। सो केयर गिवर का रोल है कि जो भी कॉन्सेप्ट बच्चा लर्निंग से सीख रहा है, प्रैक्टिस से सीख रहा है, उसको उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे। नंबर 2, केयर गिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बच्चे ने जो डिस्कवरीज की हैं उसको एक्सटेंड कर सकता है। मींस वो बच्चे को ये भी बोल सकता है कि आप, जैसे मटके का एग्जांपल हम लेते हैं कि आप ये जो मटका है इसको ऐसे करो कि बड़े पीस को आप नीचे रख दो, छोटे पीस को आप ऊपर रख दो, आप इस पर प्रेशर डाल के देखो क्या प्रेशर से ये टूटा। सो वो हेल्प कर सकता है इसकी बच्चे की एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड करने में। वो उसको ऐसे भी बोल सकता है इसको हार्ड सरफेस पे मारो, इसको सॉफ्ट सरफेस पे मारो, देखो क्या इफेक्ट होता है, या इसको किसी बर्तन में मारो, देखो कैसी आवाज आती है। सो दिस इज द वे अ चाइल्ड केयर गिवर कैन एक्सटेंड द डिस्कवरीज ऑफ द चाइल्ड। वो उस डिस्कवरीज को एक्सटेंड भी कर सकता है। और ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो उसको अपॉर्चुनिटीज दे सकता है कि अपनी डिस्कवरी को मोर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है फॉर डिस्कवरी। मीन्स वो उसको कोई प्ले मटेरियल दे सकता है जिससे उसकी जो एक्सप्लोर करने की क्षमता है वो बढ़े। फाइनली प्री स्कूल की अगर हम बात करें, प्री स्कूल में बच्चा इसलिए जाता है, या प्री स्कूल में बच्चों को मोस्टली इसलिए भेजा जाता है, जो हमने पिछले यूनिट में भी किया, कि वहाँ पे बच्चों को केयर गिवर्स के द्वारा, उनके टीचर्स के द्वारा या आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। जैसे टॉयज़ हो गए, बहुत सारे इनपुट्स हो गए, जिससे वो अपनी डिस्कवरीज को एक्सटेंड भी करता है और अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरह से लीड करता है कि इस तरह से परस्यू करता है कि उसकी दैट लीड्स टूवर्ड्स अ डिस्कवरी। मीन्स टीचर ने बोल दिया दिस इज आवर बॉडी, फिर उसके बाद टीचर बोलेगी कि आपके हैंड्स कहाँ हैं, चलो हम हैंड्स छूते हैं, हम अपने हेड को हाथ लगाते हैं। तो इस तरह से वो डिस्कवर करता रहेगा कि यस इसके ऊपर तो बाल भी हैं, तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो वो बोलेगा ये हेयर है। ठीक है, तो इस तरह से इट लीड्स टूवर्ड डिस्कवरी। यानी कि केयर गिवर का जो रोल है वो बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देता है जिससे कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं वो डिस्कवरी की तरफ जाती हैं। सो इसके अलावा केयर गिवर को जब भी कोई वो एक्टिविटी प्लान करता है तो उसको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट उस एक्टिविटी में है, क्या बच्चा उस लेवल की एक्टिविटी को कर सकता है या नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल हम एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक कुछ पेबल्स रख लिए, कुछ पत्थर रख लिए,
और कुछ पत्ते रख लिए और एक वाटर का हम टीचर ने मटका या पॉट में वाटर डाल लिया। अब टीचर क्या करेगी, उसमें पेबल्स डालेगी और बच्चों को बताएगी ये पेबल्स जो हैं वो सिंक कर गए, ये पत्थर जो है डूब गए। लेकिन वही टीचर जो है उसको साथ में ये भी बताएगी कि ये जो पत्ते हैं वो पानी पे तैर रहे हैं। फिर वो टीचर क्या करेगी, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स को इकट्ठा करेंगी और बच्चों को बोलेंगे कि आप डाल के देखो कि आपकी कौन सी चीज़ जो है वो तैर रही है और कौन सी डूब रही है। फिर टीचर धीरे से उनको ये बताएंगी या उनकी डिस्कवरी से बताएंगी कि ये जो डूब गई है ना वो इसलिए डूब गई हैं क्योंकि ये पानी से हैवी हैं, और जो तैर रही हैं वो इसलिए तैर रही हैं क्योंकि वो पानी से हल्की हैं। तो जिस तरह से ये टीचर एक्सपेरिमेंट करेगी वो उसकी डिस्कवरीज को लीड करेगा कि कौन कौन सी चीज़ें तैरती हैं और कौन कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं। नेक्स्ट, प्लेज प्रमोट इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। बच्चे जो हैं वो फील करते हैं, एक्ट करते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, जिस तरह से दूसरे बिहेव करते हैं उसी तरह से वो बिहेव करते हैं। बच्चों के लिए खेलना खेल है और वो रियलिटी से कई बार बहुत परे होता है। ठीक है, अभी मैं एक और आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगी। एक बच्चा जो है वो गुड़िया के साथ खेलता है, ठीक है। उसके साथ अगर घर में बहुत अच्छा बिहेवियर होता है तो वो गुड़िया के साथ जब खेलेगा या खेलेगी तो उसका जो गुड़िया को रेडी करने का स्टाइल होगा या गुड़िया को प्यार करने का स्टाइल होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। वो सोचेगी, इमेजिन करेगी कि उसके साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, वो वैसा ही बिहेवियर इमिटेट करने की, कॉपी करने की कोशिश करेगी विद दैट डॉल, राइट। और उनकी जो बच्चों की क्रिएटिविटी है, लाइक आप अगर सोचते हैं जैसे सिंपल मैच बॉक्स है, हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना मैच बॉक्स को जोड़ जोड़ के ट्रेन बना लेते हैं और वो ट्रेन कई बार पटरी पे भी नहीं चलती, वो ट्रेन सड़क पे चलती है। सो प्लेज इंक्रीज और प्रमोट्स द इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट इज प्ले प्रमोट्स फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर बच्चा हॉप करेगा, जंप करेगा, वॉक करेगा, रन करेगा, ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा तो उसकी लार्ज मसल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और अगर बच्चा सुई में धागा डालेगा या फिर कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करेगा तो उससे उसकी फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी, फाइन मस्कुलर डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो ये जो है छोटी छोटी एक्टिविटीज से उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगी। तो इस तरह से प्ले प्रमोट्स फिजिकल एंड मोटर एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज प्ले हेल्प्स इन एक्वायरिंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे डेवलप करता है प्ले? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, जब हम एक दूसरे से बात करेंगे तभी तो हम खेलेंगे ना। अगर हम खेलेंगे तो हमारी लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिकली हम दूसरों से नए शब्द भी सीखेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो तब से ही अपनी लैंग्वेज अपनी मदर से सीखना शुरू कर देता है, अपने आसपास से सीखना शुरू कर देता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अपनी माँ की आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनता है और वो डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देता है कि माँ ने कौन सा शब्द कहा, कार कहा या बार कहा। सो इस तरह से उसकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है जब उसकी मदर उसको मसाज करती है, जब उसकी मदर गाना गाती है या जब उसकी मदर उसके साथ कोई भी प्ले एक्टिविटी परफॉर्म करती है। बच्चा धीरे धीरे ये सीख जाता है कि शेप्स कैसी होती हैं, कलर्स कैसे होते हैं, और वो धीरे धीरे जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें भी शेप्स को फाइंड आउट करना शुरू कर देता है। बच्चे का जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, जैसे मैंने बताया कि ऊपर नीचे दाएं बाएं उल्टा सीधा, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं
बच्चे के 3 इयर्स के एज तक में, 3 इयर्स टू 4 इयर्स तक ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं, और इन सारे कॉन्सेप्ट से भी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो होती है। बच्चा जो है लिसन करता है स्टोरीज को बहुत अच्छे से, और जब एक बच्चे को स्टोरी सुनाई जाती है तो उसको एनकरेजमेंट मिलती है कि वो स्टोरीज को पढ़े भी। लेकिन जब किसी बच्चे को फोर्स किया जाता है कि तू ये लेटर लिख, ये इम्पोर्टेंट है, ये तेरे काम आएंगे, तो उस चक्कर में क्या होता है कि बच्चे को फोर्स्ड जो एजुकेशन होती है वो पसंद नहीं होती, और वो उसका माइंड जो है वो उस एजुकेशन से हट जाता है। सो चाइल्ड शुड नेवर बी गिवन नेवर टू बी फोर्स्ड। और जो बुक्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना तो हम रीड भी करते हैं, और हम जो पढ़ा हुआ है उसको भी डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इस तरह से भी लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है। थ्रू प्ले, नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रू प्ले चाइल्ड लर्न्स टू बी सोशल। चाइल्ड, बच्चा जो है वो सोशल कैसे होता है? प्ले के साथ। क्यों? क्योंकि अगर उसको हेल्प चाहिए तो वो किसको बुलाएगा? वो अपने साथ जो खड़ा बच्चा उसी को बुलाएगा ना सबसे पहले। तो उसके रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, वो बहुत सोशल जो है वो होता है, उसकी इमीडिएट जो नीड्स हैं वो पूरी होती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी प्री स्कूल में जाते हैं, या जब हमें भी घर में पढ़ाया जाता था, या आज भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चों के बारे में बात करते हैं, तो हम सबसे पहले उनको ये सिखाते हैं कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, तो यही बोला जाता है। तो मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, ठीक है। तो जब हम बच्चों से कभी भी कम्युनिकेट करते हैं तो बच्चे सबसे पहले अपनी मदर के, अपने इन्वायरमेंट के अलावा अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो चिड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें तो उसके बाद में आती है। पहले अपनी बॉडी, फिर अपने साथ वालों की बॉडी, जो आपके आसपास लोग हैं। और बच्चे से जब भी आप सेल्फ का कॉन्सेप्ट उसको सिखाते हैं तो बच्चे से कभी भी सवाल ना पूछिए। इवन अपने घर में भी जो बच्चे होते हैं उनसे सवाल पूछने की जगह हम अगर उस चीज़ को इस तरह से कन्वर्ट कर दें कि चलो बच्चों आज हम अपनी आईज को टच करते हैं, चलो दीज आर आर आईज। सो इन दिस वे, अगर हम क्वेश्चन पूछना हमें भी पसंद नहीं होता, बड़े होते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें क्यों सवाल पूछा जा रहा है, अगर आपके पास पर्टिकुलरली जवाब ना हो। तो बच्चे को भी अगर हमने अपने साथ कंफर्टेबल फील कराना है, नेवर आस्क क्वेश्चन, बल्कि उसके साथ खेलते खेलते उसको सिखा देते हैं। चलो हम अपने आज हम देखते हैं हमारे हाथ कान जो है वो हाथी की जैसे बड़े तो नहीं है। सो इन दिस वे उसका कंपैरिजन भी डेवलप हो गया, उसकी लैंग्वेज भी डेवलप होगी, और उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर है वो सीख गया। इस तरह से जो बच्चा है वो अपने बारे में सबसे पहले सीखता है, फिर अपने आसपास के बारे में सबसे सीखता है। फिर वो सीखता है, जब वो 3 साल का हो जाता है तो वो सीखता है कि अपने आसपास के लोगों को कैसे इन्वॉल्व करना है किसी भी चीज़ में। तो वो अपनी टर्न, खेलते हुए भी अपनी टर्न के बारे में वो रुकता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचता, बल्कि वो दूसरों में उसका बिहेवियर किस तरह से एक्सेप्टेबल है इसके बारे में सोचता है। बच्चा खेलता है, जब 2 बच्चे खेलते हैं शुरू में तो बच्चा अपने आप खेलता है, लेकिन जब 2 बच्चे खेलते हैं तो पहला बच्चा जो है वो वेट करता है कि मेरी टर्न, दूसरा बच्चा जो वेट करता है मेरी टर्न कब आएगी। सो इन दिस वे ये जो डेवलपमेंट है वो होती है सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज प्ले हेल्प इन इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशंस आर बेसिकली, मैंने आपको बताया था, जैसे फियर है, एंगर है, जॉय है, डिलाइट है, ये सारे बिहेवियर हैं, इमोशंस के पैटर्न हैं। और जो बच्चे हैं मोस्टली ये इमोशन के पैटर्न बहुत अच्छे से शो करते हैं ड्यूरिंग प्ले। जैसे कुछ बच्चे हैं वो जब खेलते हैं, बॉयज स्पेशली जब वो खेलते हैं ठा 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 ठा, जैसा वो देखते हैं वो वैसे विग्रस खेलते हैं, है ना। और कई बच्चे तो जैसे मारना या किसी को
the things which are not acceptable otherwise in the society, they imitate those things during play. So emotional development के लिए भी this is a very very important aspect. बच्चे जो हैं प्ले में रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने मूड्स को, और इस तरह के प्ले को हम ट्रीटमेंट भी बोलते हैं और थेरेपी भी बोलते हैं. क्यों? सपोज एक बच्चा गुड़िया से खेल रहा है, वो जब भी उस गुड़िया से खेलेगा, बच्ची खेलेगी, तो वो ज़रूर इमिटेट करेगी कि उसके साथ किस तरह का बिहेवियर उसके फ्रेंड्स करते हैं, कैसे उसका उस तरह का बिहेवियर उसकी फैमिली में किया जाता है. एंड समटाइम दीज आर द क्लूज विच हेल्प अस for the therapy of the child. So plays helps in the emotional development in this way. और ये है हमारा how the play helps in different types of the development. Next topic is play as a mean of understanding children's development. Right? बहुत सारी information है जो हम बच्चे की एबिलिटीज़, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स एंड पर्सनल ट्रेट, इन तीन चीज़ों के बेसिस पे हम बच्चे के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है गैदर कर सकते हैं. उसकी एबिलिटीज़, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और उसके पर्सनल ट्रेट हम प्ले के बेसिस से अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस बच्चे की क्या कैपेसिटी है. फॉर एग्जांपल, अगर मदर अपनी बैंगल्स खनका रही है और बच्चा उसको सुन नहीं रहा, तो इसका मतलब बच्चे में कहीं हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, तो उसकी एबिलिटीज़ को हम जान सकते हैं. नेक्स्ट, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसकी कितनी हुई. एक स्टोरी है, हमने बच्चे को सुनाई, उसी सीक्वेंस में बच्चे ने स्टोरी वापस सुना दी, मीन्स उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी और उसका थिंकिंग प्रोसेस भी डेवलप हुआ है. ठीक है, तो दिस इज़ द वे कि उसकी जो है जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी की डेवलप हुई, वो हम प्ले से पता लगा सकते हैं. थर्ड ट्रेट इज़ पर्सनैलिटी ट्रेट. जब हम बात करते हैं कि उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, मोटर डेवलपमेंट होती है, और वो बहुत सारी स्टोरीज़ को जो है अच्छे से बता सकता है, तो हम ये भी कहेंगे कि उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि उसने याद की ना स्टोरी, वो फिर उसने रिफ्लेक्ट की और उसने उसका लॉजिकल सीक्वेंस बताया कि इसके बाद ऐसे हुआ, इसके बाद ऐसे हुआ. ठीक, तो ये जो लॉजिकल सीक्वेंस बताया, इससे क्या पता चलता है कि उसकी थिंकिंग डेवलप हुई. और जो उसने बहुत सारे बच्चों को स्टोरी सुनाई, तो उसमें से उसने बोला, तो उसका टीचर के साथ क्या डेवलप हुआ, सोशल रिलेशनशिप डेवलप हुआ. सो इन दिस वे चाइल्ड प्ले एज अ मीन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम उसकी ये तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज प्ले एंड लर्निंग. मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बच्चा छोटा होता है वो तब से प्ले करना शुरू कर देता है, खेलना तब से शुरू कर देता है. सो इन इन्फेंसी प्ले डेवलप्स थ्रू एक्टिविटी. ठीक है, बच्चा जो है वो चीज़ को पकड़ेगा, छोटा होता हुआ भी, छोटा जब है, ठीक है, वो कोशिश करेगा उसके तक जाने की. ठीक है, जब वो जाने की कोशिश करेगा तो वो हो सकता है कि एक अटैम्प्ट में फेल हो जाए, लेकिन 2-3 महीने का जो बच्चा है वो तो नहीं पलट सकेगा, लेकिन 4 महीने का बच्चा जब कोशिश करेगा तो कोशिश करते करते धीरे धीरे वो रोल ऑन हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो होनी शुरू हो जाएगी. जब बच्चे की कोई चीज़ गिरती है तो उसकी तरफ देखता है, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट फॉल डाउन का डेवलप हो जाएगा. इसी तरह बच्चे की धीरे धीरे सोशल, कॉग्निटिव सारी डेवलपमेंट जो है वो इन्फेंसी से ही स्टार्ट हो जाती हैं. सेकंड है, हमने बहुत बार ये कर लिया, चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग. जितना बच्चा काम करेगा उतना ही वो एक्सप्लोर करेगा. बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ सिखा सकती है, दैट इज हिज ओन लर्निंग बाय डूइंग. नेक्स्ट इज प्ले होल्ड्स द चाइल्ड अटेंशन. आपको पता है बच्चा जब छोटा होता है तो उसका अटेंशन स्पैन कितना होता है. आप उसके सामने घंटा बोलते रहोगे ना, देयर इज नो फन. बच्चे का जब शुरू में अटेंशन स्पैन होता है, इट इज लेस देन 5 मिनट्स.
5 मिनट से भी कम वो आपकी बात को सुनता है। तो जो टीचर्स होते हैं उनको बहुत वो 5 मिनट में चीज़ें जो हैं बहुत केयर गिवर्स को बहुत ध्यान से बतानी चाहिए, ताकि इतनी की चीज़ें बताएं, इतने की इंटरेस्टिंग वे में बताएं, उनके लेवल पे रीच करके बताएं, ताकि उनका अटेंशन स्पैन जो है बना रहे। धीरे धीरे ये अटेंशन स्पैन आधे घंटे तक का भी बन जाता है, लेकिन शुरू में जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत कम होता है, और इस तरह से चीज़ों को बताने से अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। लर्निंग थ्रू प्ले इज़ फन। जो बच्चा होता है वो प्ले इसलिए करता है क्योंकि उसके लिए वो फन होता है, लेकिन जब उससे वो लर्निंग करता है तो वो चीज़ उसके लिए स्टिमुलेटिंग एंड रिवार्डिंग हो जाती है। वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उसको महसूस करता है, और उस चीज़ को और एक्सप्लोर करना चाहता है, उससे और वो चीज़ें क्रिएट करना चाहता है, और इस तरह से वो प्ले एक फन है। सो प्ले एंड लर्निंग में हमने 4 चीज़ें करी। नंबर 1, इन्फेंसी में जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो जाता है, बच्चा हमेशा लर्निंग बाय डूइंग करता है। नंबर 3, प्ले जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड अटेंशन ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट इज लर्निंग लर्निंग थ्रू प्ले इज अ फन फॉर द चाइल्ड। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ प्ले। कितने तरह के प्ले हैं? इसमें सबसे पहली कैटेगरी आएगी फ्री एंड स्ट्रक्चर्ड प्ले। मीन्स बच्चा अपने आप खेल रहा है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, उसके पास पूरी स्पेस अवेलेबल है। और स्ट्रक्चर्ड प्ले में क्या है कि उसको कोई बंदा या कोई केयर गिवर जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि अब इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे, उसकी एक्टिविटी जो है वो प्लान होगी। सो इन दिस वे फ्री प्ले एंड स्ट्रक्चर्ड प्ले। स्ट्रक्चर्ड फ्री प्ले में बच्चा इंजॉयमेंट, अपने अम्यूजमेंट के लिए सब कुछ करता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्ले में केयर गिवर को ये ध्यान रखना है कि जो भी वो प्ले बच्चों के लिए डिज़ाइन करे वो बच्चों के लेवल का हो, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए। फ्री प्ले में भी बच्चा लर्निंग करता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड प्ले है उसमें गोल ओरिएंटेड लर्निंग होती है। सो गोल ओरिएंटेड लर्निंग जो है उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि एक पर्टिकुलर स्किल या एक पर्टिकुलर एबिलिटी जो है वो बच्चे में डेवलप हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्ले इज आउटडोर प्ले एंड इंडोर प्ले। आउटडोर प्ले मीन्स जो बाहर गेम्स खेली जाती हैं जैसे जंपिंग, हॉपिंग एक्सेट्रा, और इंडोर गेम्स जो इंडोर प्ले है जो हम किसी कमरे के अंदर खेलते हैं उनको हम बोलते हैं इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स जो हैं समटाइम्स जो इंडोर गेम्स हैं वो आउटडोर में भी खेली जा सकती हैं, और आउटडोर गेम्स जो इंडोर में भी खेली जा सकती हैं। जब आउटडोर गेम्स को इंडोर में खेला जाता है तो हमें थोड़ी सेटिंग्स जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, लेकिन जब इंडोर गेम्स को बाहर खेला जाता है तो उसका इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस जो है दैट माइट बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि तू पेंटिंग करो कमरे में बैठ के, उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। लेकिन उसी बच्चों को हम अगर ये बोलें कि आप बाहर बैठे और आपको जो चीज़ इस एनवायरनमेंट में अच्छी लगती है उसके बारे में पेंटिंग करो, तो बच्चे की शायद पेंटिंग अच्छी ना हो, बहुत ख़राब चीज़ें वो बनाए, लेकिन उसकी इमेजिनेशन थिंकिंग वो ज़्यादा डेवलप होगी, वो ज़्यादा चीज़ों को ध्यान से देखेगा, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो में भी डिफरेंट आ सकता है। इंडिविजुअल और ग्रुप प्ले। इंडिविजुअल मीन्स बच्चा अपने आप से खेलता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं 3 साल के वो अपना खेलना अलग से खेलना पसंद करते हैं, वो ग्रुप में नहीं खेलते। और ग्रुप प्ले मीन्स बहुत सारे बच्चे जो हैं 3-4 बच्चे जो इकट्ठे होकर खेलते हैं, दैट इज़ ग्रुप प्ले। और ग्रुप प्ले में मोर सोशलाइजेशन स्किल जो है वो बच्चे के डेवलप होते हैं, और बच्चे में जो इंटरेस्ट वाली एक्टिविटीज़ हैं बहुत डेवलप होती हैं, आपस में जो इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ हैं वो डेवलप करते हैं, और बच्चा इसमें अपने टर्न की वेट करता है, जो हमने पहले भी करा था। विग्रस एंड क्वाइट प्ले। लड़के जो हैं मोस्टली उनमें एनर्जी बहुत होती है, ये कहा जाता है, और वैसे लड़कियों में भी होती है, लेकिन लड़के जो खेल खेलते हैं वो बहुत विग्रस होता है, उसमें मार धाड़ और ऊंची वॉइस निकालने, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। क्वाइट प्ले शांति से बच्चा बैठ के खेलता है, दैट इज़ द क्वाइट प्ले। सेंसरी मोटर और सिंबॉलिक प्ले। इसमें सेंसरी मोटर प्ले, सेंसेस और मोटर दोनों चीज़ों को यूज़ करके जो बच्चा खेलेगा दैट इज़ सेंसरी मोटर प्ले। मीन्स जब एक बच्चा छोटा होता है
उसकी सेंस, स्मेल, हियरिंग, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से वो काम कर रहे होते हैं और बच्चा उनसे इंफॉर्मेशन गेन करता है। उसके सेंस डेवलप होती है और मोटर डेवलपमेंट जो उसकी होती है, बेटर कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं सेंस और मोटर डेवलपमेंट। सो इस तरह से इसको बोलेंगे सेंसरी मोटर प्ले जो है वो करता है। एक बच्चा करता है प्रिटेंड प्ले। प्रिटेंड मतलब वो मान लेता है कि ये जो सामने चीज पड़ी है, टिन का बॉक्स पड़ा है, ये एक बहुत बड़ा घर है और ये जो वुडन बॉक्स है ये एक बहुत बड़ा एरोप्लेन है। तो वो प्रिटेंड कर लेता है चीजों को और उनसे खेलता रहता है। सिंबॉलिक प्ले। सिंबॉलिक प्ले मीन्स बच्चा सोचता है कि कुछ चीज़ों को इमेजिन कर लेता है और उसको बिलीव कर लेता है कि ये चीज़ें ऐसी ही होंगी। वैसे ये बड़े भी करते हैं। हम किसी के बारे में, किसी का नाम सुन के या किसी के सब्जेक्ट मैटर को सुन के, कई बार टीचर्स की इमेज जो है हम अपने, या बॉस की इमेज अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ सिंबल की बॉस ऐसा सा ही होता है। सो दिस इज अ बेसिकली सिंबॉलिक प्ले। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्ले। इसमें मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि एक प्ले होता है जिसको हम बोलते हैं ऑन लुकर्स प्ले। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है। ऑन लुकर्स प्ले बेसिकली होता है कि जो बच्चे हैं वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो जो साथ वाले बच्चे हैं उनको देखते हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नोट करते हैं और बहुत अच्छे से वो उनको देख के सीखते हैं, लर्निंग उसमें भी करते हैं वो। और सेकंड है पैरेलल प्ले। मींस बच्चे खेल रहे हैं, उनके साथ जाके एक और तरह की गेम वहीं पे खेलने लग जाना, दैट इज द पैरेलल प्ले। तो दीज आर द टर्म्स। ये सारी टर्म्स जो है नो डाउट एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। जैसे फ्री प्ले है ना, और आउटडोर प्ले है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। सो दीज टर्म्स आर लिटिल ओवरलैपिंग विद ईच अदर। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्ले कौन कौन से हैं? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एज। मैंने बोला कि बच्चे की मैच्योरेशन जो है, मैच्योर होगा बच्चा, उसकी बायोलॉजिकल एबिलिटीज़ अगर होंगी उस हिसाब से ही बच्चा जो है अपना प्ले करेगा। अगर हम एक 2 साल के बच्चे को बोलें कि वो पेड़ पे चढ़ जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम और हर, बिकॉज उसकी जो बायोलॉजिकल रेडीनेस है वो अभी नहीं आई है। और अगर जब तक वो बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं होगा उसको पेड़ पे चढ़ने के लिए, तो ही कैन नॉट परफॉर्म दैट एक्टिविटी। सो एज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे उसके अलावा कंटेंट ऑफ द चाइल्ड प्ले ऑल्सो वेरी विद द एज, है ना। एक जो छोटा बच्चा होगा वो कोशिश करेगा कि सॉफ्ट टॉयज ले या ऐसे टॉयज ले जो बहुत वो मुंह में डाल सके, लेकिन एक बड़ा बच्चा होगा वो उसके टॉयज जो हैं वो डिफरेंट होंगे और वो गेम्स लेना पसंद करेंगे, ऐसी चीज़ें जो हैं वो लेनी पसंद करेंगे जिसमें जो उनके एज लेवल की हों। The amount of time that child spend in a particular play activity is also determined by age. अब आजकल के टाइम में अगर हम देखें, लोग मोबाइल ही नहीं छोड़ते बच्चे, ठीक है। सो ये जो मोबाइल है, ऐसा नहीं है कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है तभी वो 8-8, 9-9 घंटे मोबाइल ले सकता है, ठीक है। तो ये तो शायद एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे का टाइम कितना स्पेंड करेगा एक प्ले पे, बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम है छोटे बच्चे का, वो 10 मिनट एक की चीज़ को लेगा, उसके बाद वो फेंक देगा। और कभी कभी तो जो बिल्कुल ही इन्फेंट होता है वो 2-3 मिनट एक चीज़ को लेता है, एंड देन उसका जो इंटरेस्ट है वो लूज हो जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर चीज़ नीचे गिरी मीन्स वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में, ठीक है। तो ये जो है एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट इज जेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो मेल हैं या बॉयज़ हैं वो बहुत ऐसे टॉयज़ लेना पसंद करेंगे, बहुत विग्रस टॉयज़, बहुत विग्रसली खेलना पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। और जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, कोऑपरेटिव होती हैं, वो अपने यंगर भाई बहन को भी देखती हैं, इसलिए दे आर वेरी डोसाइल। सो जेंडर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले को इफेक्ट करता है। बेसिकली ये जेंडर क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, हम बच्चे से उसी तरह से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि वो बच्चा जो मेल है तो उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए। सोशल एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। फीमेल है तो उसको ऐसा बिहेव करना चाहिए, मेल है वो रो नहीं सकता। जो फीमेल है शी हैज़ टू बी वेरी डिसाइड, शी कैन नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री।
है ना, चाहे वो फिजिकली ज़्यादा ही स्ट्रांग हो, लेकिन हमने सुना होगा, आपने कभी भी सुना होगा, तो कुड़ी हैं, आप लड़की हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली इट इज़ द सोशल एक्सपेक्टेशंस विच लीड्स टूवर्ड्स द रोल फॉर्मेशन ऑफ अ चाइल्ड अफेक्टिंग द जेंडर। नेक्स्ट इज कल्चर। कल्चर जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो बच्चे को जब माँ मसाज करती है तो वो बहुत सबसे इंटरेक्ट करती है, वो कोशिश करती है कि उसको बहुत सारी पोएम सॉन्ग्स सुनाए, ठीक है। लेकिन जो मसाज है वो हर जगह पॉपुलर नहीं है। तमिलनाडु में या केरला में, आंध्रा में, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के लिए और तरह के जो कॉन्टेक्स्ट में जो है गेम्स हैं वो दी जाती हैं। नो डाउट मसाज भी वहाँ पे होती होगी, लेकिन जो गेम्स का कॉन्टेक्स्ट है वो अलग होता है। दूसरा, प्ले रिफ्लेक्ट द रोल्स दे विल एक्सपेक्टेड टू प्ले इन देयर अडल्ट लाइफ। मीन्स हर कल्चर का जो बच्चा है या हर कल्चर का जो आदमी है वो बच्चे से एक्सपेक्ट करता है कि जिस तरह के कल्चर में हम जी रहे हैं हमारा बच्चा भी उसी कल्चर को फॉलो करे। तो इन दिस वे कल्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें एक एग्जांपल दूंगी। एक किसान का बच्चा है ना, वो किसान चाहेगा कि मेरा बच्चा ना खेती भी करवाए मेरे साथ। और अगर एक मिडिल क्लास का बच्चा होता है वो थोड़ा ज़्यादा लेविश लाइफ जीता है, या हाई क्लास का बच्चा है जो वो ज़्यादा लेविश लाइफ जीता है, उसके बाद बहुत सारे टॉयज़ भी होते हैं और उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होते हैं, उसके पास टाइम भी बहुत होता है खेलने के लिए। लेकिन जो एक गरीब का बच्चा होगा ना, उसके पास ऐसा सब कुछ नहीं होगा। उसका जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको अपने फादर के साथ जाना पड़ेगा खेतों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा खेलता नहीं होगा। वो बच्चा उस एरिया में से भी अपने लिए चीज़ें जो उसको अट्रैक्ट करती हैं उसको चूज़ करेगा और उनके साथ खेलेगा। जैसे पेबल्स के साथ खेलना, है ना, सीपियों के साथ खेलना जो मिल जाती हैं। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच कल्चर ब्रिंग्स एज अ प्ले टू द चाइल्ड। कल्चर जो है वो अपने साथ लेके आता है और वो इफेक्ट करते हैं बच्चों के प्ले के लिए। नेक्स्ट है सोशल क्लास। सोशल क्लास है, ये मैंने आपको बताया कि जो अमीर का बच्चा है उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे प्ले मटेरियल भी होंगे, बहुत सारे चीज़ें होंगी। लेकिन जो गरीब का बच्चा है उसके लिए चाहे प्ले मटेरियल बहुत सारे ज़्यादा अवेलेबल ना हो, लेकिन यस वो लोकल मटेरियल जो हैं जैसे टायर हो गया, रिम्स हो गए, एम्प्टी बॉटल्स हो गई, लिड्स हो गई, इन सब के साथ खेलना पसंद करेगा और उनको ये अपने प्ले मटेरियल की तरह यूज़ करेगा। और हो सकता है कि एक जो मदर है जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो अपने बच्चे को टॉयज़ के साथ छोड़ के अपने काम में एंगेज रहे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो एक मदर है जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करती है वो बच्चे को पहले घर में देखे फिर आके अपने साथ वर्क प्लेस में लेके जाए। सो इट डिपेंड्स अपॉन द रेयरिंग ऑफ द मदर, कैसे एक मदर अपने बच्चे से इंटरेक्ट करती है। सोशल क्लास डजंट हैव एनी मीनिंग विद इट। So this is basically the social class, ecology and settings. Obviously खुली जगह बच्चा आराम से खेलेगा, तंग जगह बच्चा गलियों में खेलेगा, ठीक है। तो इकोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। घर में अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी पर इट डजंट मीन कि बच्चा खेलेगा नहीं, खेलेगा, लेकिन उसके तरीके जो हैं वो बदल जाएंगे। मीडिया ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाउ, देखिए बच्चे जो है ना जब बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं, पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जो मीडिया होता है वो बच्चों को सिखाता है कि आपने क्या सुनना है, क्या जानना है। तो मीडिया नो डाउट हमें बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन देता है वो जो वो चाहते हैं कि बच्चे सुने या जाने। इसमें बच्चे अगर बुक्स नहीं पढ़ते तो वो एक्सप्लोर नहीं करते, वो रियलिटी से परे हो जाते हैं कहीं ना कहीं। सो बच्चे जो हैं वो मीडिया जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की। सो जो प्ले है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। उसकी एज के अकॉर्डिंग जो प्ले एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग उसकी प्ले एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसकी सोशल क्लास के अकॉर्डिंग उसकी जो प्ले एक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाती हैं। सो ये सारी चीज़ें हमने अभी करी हैं। लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्ले जो है जब डिज़ाइंड प्ले होता है या स्ट्रक्चर्ड प्ले होता है तो
जो प्री स्कूल एजुकेटर है या केयर गिवर है उसको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी वो बच्चों से बात करे तो बच्चों के लेवल पे आके उनसे बात करें। नेवर आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी चाइल्ड एट द बिगनिंग, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जब वो बॉडी लैंग्वेज जो है, जब वो कहानी सुनाता है बेसिकली या कोई बच्चों को चीज़ सिखाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स और मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर उसने शेर और चूहे की कहानी सुनानी है तो शेर शुड बी ओहो महाराज मुझे माफ़ कर दो, और जो लाइन होएगा उसकी आवाज़ कैसे होगी, मैं जंगल का राजा हूँ। तो इस तरह से अगर मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस होगी तो चाइल्ड कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि जो शेर है वो स्ट्रॉन्ग करेक्टर है और जो चूहा है वो वीक करेक्टर है। नेक्स्ट इज बहुत सिंपल सी लैंग्वेज जो है वो बच्चों के साथ यूज़ करनी चाहिए, जो डे टू डे लैंग्वेज है वो यूज़ करके उसके बाद हम जनरल टू स्पेसिफिक जा सकते हैं। उसके बाद हम उसको एक स्पेसिफिक टर्म बता सकते हैं। बच्चों का मैक्सिमम अटेंशन स्पैन है 5 मिनट्स एट द बिगनिंग, लेकिन इस अटेंशन स्पैन को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए बच्चों को बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बुक्स जो हैं वो बच्चों को देनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो बुक्स हैं ये फाड़ देते हैं। जी, हम इनको बुक्स नहीं देते हैं, लेकिन जब बच्चा बुक को देखता है, उसके पन्ने पलटता है, खास करके जो पिक्चर्स बुक हैं उनको देखता है, तो बच्चों को लगता है कि इसमें कुछ नई चीज़ है जो हमने आसपास में नहीं देखी। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती है उस बुक को देखने से। जब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो वो बच्चों को एक्सप्लोर करता है और धीरे धीरे उसका बुक्स में इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा बच्चे जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अगर आप उनको कहानी भी सुनाते हो या किसी वेजिटेबल या फ्रूट के बारे में बताते हो, वो पिक्चर से अगर समझाते हो या एक्चुअल में लाके वो चीज़ समझाते हो, दैट उस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं और उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छे से होता है। नेवर यूज अनरियलिस्टिक थिंग्स टू एजुकेट अ चाइल्ड। मीन्स आप एप्पल लेके आए, वो एप्पल टमाटर की तरह लग रहा है, तो इस तरह की चीज़ से जो बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो भी गलत होता है और अनरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो बच्चों को नहीं दिखानी चाहिए। फिर है बच्चे जो है अपने ही कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, अपनी ही लर्निंग बाय डूइंग है वो सीखते हैं। और बच्चों को जब भी हमने प्री स्कूल एजुकेशन का शुरू करना है तो हमने बच्चों को सेल्फ से ही शुरू करना है। मीन्स हु एम आई, मैं कौन हूँ, इससे ही शुरू करना है। उसके बाद बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाते जाना है।